नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि ओबीसी मोर्चे के तत्वाधान में महान सम्राट अशोक की जयंती का एक कार्यक्रम था जिसमें वह शिरकत करने आए थे। इसमें जनपद के कोने कोने से भारी संख्या में लोग शामिल हुए और ये संकल्प लिया कि 2027 में 2017 को दोहराएंगे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। समाजवादी पार्टी जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, इन्हें लखनऊ या दिल्ली नहीं, सीधे सैफई पहुंचाएंगे। ओबीसी मोर्चे के तत्वाधान में महान सम्राट अशोक जी की जयंती का समारोह अरविंद आईडी दिखाई नहीं पड़ रहा। इसमें जनपद के कोने कोने से भारी संख्या में लोगों ने सहभाग किया और आज एक ही संकल्प लिया है कि 2027 में 2017 दोहराएंगे, समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे और यह जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले हैं लखनऊ और दिल्ली नहीं, सीधा सैफई प्रस्थान करवाएंगे। सब अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, सरकार भी अच्छी है और एक रथ के दो पहिए हैं। संगठन और सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं। संगठन भी मजबूत है, सरकार भी मजबूत है, जनता के हित में काम भी हो रहे हैं, कार्यकर्ता का सम्मान भी रहे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरदोई के गोपामऊ क्षेत्र के मुरादपुर पहुंचे। दरअसल यहां सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जब केशव प्रसाद मौर्य सम्मेलन को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे तो वहां उनका विधायकों और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान गोपामऊ विधानसभा के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने सभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य पर बयान देते हुए कहा कि उनकी इच्छा है कि बाबा जी दिल्ली चले जाएं और उत्तर प्रदेश केशव जी संभालें। बीजेपी विधायक यहीं नहीं रुके। बीजेपी विधायक ने कहा कि निश्चित है, मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है और वो दिन जरूर आएगा। और आइए अब आपको सुनवा ही देते हैं कि आखिर विधायक जी ने क्या कहा। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आते ही कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए और केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। हम निश्चित, मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। भाजपा के नींव के कर्णधार आदरणीय जी जब अध्यक्ष रहे प्रदेश के, मेरा सौभाग्य था कि उनकी अध्यक्षता में ही, उनके दिशा निर्देशन में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तब से निरंतर आपका स्नेह मिलता रहता है और आप ये चुनाव में भी आकर। तो आप सुन रहे थे कि आखिर विधायक जी ने क्या कहा। विधायक जी ने केवल जो कहा वो साधारण सी बात नहीं है, उसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में विधायक जी ने ये तमाम बातें कही हैं और उनकी क्या इच्छा है, यह इच्छा आपने सुनी। और जिन्होंने इस इच्छा को ठीक से समझ नहीं पाया है, उनके लिए एक बार फिर से उनका बयान सुनवा देते हैं। सुनिए। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आते ही कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए और केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। हम निश्चित, मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। भाजपा के
नींव के कर्णधार आदरणीय जी जब अध्यक्ष रहे प्रदेश के, मेरा सौभाग्य था कि उनकी अध्यक्षता में ही, उनके दिशा निर्देशन में ही मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तब से निरंतर आपका स्नेह मिलता रहता है और आपने चुनाव में भी आकर। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लखनऊ में राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट का नेतृत्व किया और उन्होंने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का शुभारंभ किया और नेतृत्व भी किया। इस पहल के तहत उन्होंने मरीन ड्राइव से समता मूलक चौराहा होते हुए 1090 चौराहा तक 30 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की और फिर वापसी की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा मामले के मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी शामिल हुए। इस आयोजन में 400 से अधिक साइकिल चालकों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शिरकत की इस पूरे अभियान में और इसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया और खेल भावना को जगाने और लोगों को फिट रखने के लिए यह कैंपेन चलाया गया। वहीं अब बात करेंगे गोरखपुर की, जहां गोरखपुर नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने लोक निर्माण विभाग के कर विभाग की टीम ने मुख्य अभियंता कार्यालय को सील कर दिया। दरअसल गोरखपुर नगर निगम की प्रवर्तन टीम के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नगर निगम के कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गोरखपुर के सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में मुख्य अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर इस दफ्तर को सील कर दिया। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के तमाम कार्यालय के टैक्स लंबे समय से बकाए हैं, जो लगभग 3 करोड़ रुपए हैं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी और अधिकारियों ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद मजबूर होकर गोरखपुर नगर निगम के कर अधीक्षक के नेतृत्व में इस कार्यालय को सील करने की कार्रवाई की गई है। वहीं मैनपुर जिले के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम आवासपुर मुडोसी में पंचायत के दौरान कहासुनी हो गई और यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि ग्राम प्रधान ज्योति के पति ने एक युवक को लात और घूंसों से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पंचायत में पहुंचे पीड़ित गिरीशचंद्र ने किसी बात पर ऊंची आवाज में बोल दिया जो प्रधान ज्योति और उनके पति को पसंद नहीं आया। इसके बाद प्रधान के पति और उनके समर्थकों ने गिरीशचंद्र के साथ जमकर मारपीट की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक के गले पर लात रखकर उसे पीटा जा रहा है। मारपीट के बाद पीड़ित गिरीशचंद्र ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। इस घटना में हिस्ट्री शीटर अवनीश यादव के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने अवनीश यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक युवक को बहुत ही बेरहमी से पीटा जा रहा है और यह सब प्रधान और उनके पति के इशारे पर। ये थाना किशनी में एक स्थान पर कुछ दिन पहले एक एनसीआर दर्ज की गई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा प्रधान पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए एक अभियोग पंजीकृत कराया था। इसी अभियोग के विवेचना के दौरान उक्त वीडियो और साक्ष्य संकलन किया गया है और इस संबंध में सभी लोगों के विरुद्ध में सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत भी किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जो वीडियो और अन्य जो साक्ष्य हैं उनको सम्मिलित करते हुए कार्रवाई की जा रही है। फिर मामला क्या था, किस वजह से मारपीट की गई थी? जो प्रारंभिक जांच है उसमें गांव में एक आपसी समझौता चल रहा था, राजीनामा चल रहा था किसी परिवार के विरुद्ध और उसी दौरान आपस में कोई वाद विवाद हुआ है, जिसके परिणति में ये घटना हुई। अब खबर मेरठ से है, जहां एक सरकारी जमीन को कब्जा कर उस पर
मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा था। रेलवे की यह जमीन थी और इस पर कब्जा कर मस्जिद का निर्माण हो रहा था। नवनिर्माण मस्जिद सूचना पाकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर विरोध किया। यह नवनिर्मित मस्जिद मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर यह बनाई जा रही थी। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही के नेतृत्व में मस्जिद का काम रुकवा दिया गया। हिंदू संगठन के भारी विरोध के बाद वहां पर पुलिस पहुंची और रेलवे के कर्मचारियों ने मस्जिद का काम रुकवाया। और अब बात करेंगे मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र की, जहां 35 वर्षीय सेना के जवान का शव जब उसके घर पहुंचा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। एसएसबी के जवान राजनगर मधुबनी बिहार के 18वीं बटालियन में तैनात थे। सेना के जवान 3 वर्ष से दिमागी रूप से थोड़े बीमार रहते थे और उनकी पत्नी कुछ दिनों से उनके साथ रहकर दवा इलाज करा रही थी। एसएसबी में तैनात जवान छुट्टी लेकर घर आने के लिए निकला था। राजनगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ना था। तभी आरपीएफ थाने से बटालियन में खबर आई कि योगेंद्र यादव की ट्रेन के ट्रैक पर जवान का शव मिला है। घटना की सूचना पर बटालियन के अधिकारी पहुंचे और योगेंद्र का पोस्टमार्टम कराया गया। घर पर भी सूचना दी गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक जवान का शव उनके पैतृक गांव तिवारीपुर में राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल एक इंसान का फोन हम लोग किए, कॉल मम्मी की, तो वो कोई और बंदा उठा रहा है, कह रहा है कि आप कौन है, कहाँ से है, पूरा इन्फॉर्मेशन लेने लगा। और हमें क्या पता था कि ये सब होगा। ये वो कैसे बैरक से अपने बाहर निकले, सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, कैमराज नहीं लगे थे। कुछ तो छानबीन करनी चाहिए कि हमारा एक एसएसबी का मेंबर गायब है, कहाँ गया वो। नहीं मतलब वो मेडिकल से चल रहे थे, वो डंडे से ड्यूटी दे रहे थे, तो मतलब कि वो यूजलेस हो गए। हमको तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ये सोच रही है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए सर। आज हमारे पास बस हमारे 2 भाई और हम, ये अब कौन है, न दादा है, न दादी है, न पापा अब रह गए। हमारे परिवार में अब मात्र इतने लोग ही बचे हैं। अब क्या करें हम लोग। परिवार का पूरा संचालन वही करते थे। हाँ, वही इकलौते थे। वो आते थे तो हम लोगों को जो काम बचा रहता था वो होता था। वहां से वो जो कहते थे सो यहाँ पे होता था। ये गवर्नमेंट की गलती हमको लग रही है। क्यों वो नहीं देखे कि वो बैरक से बाहर निकल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ थे। बच्चों का कौन जिम्मेदारी, अब कौन जिम्मेदारी लेगा हम लोगों का। सरकार उनको नहीं देख सकता था तो सरकार से कई बार मांग किए थे कि मुझे मेडिकल पेंशन पे घर पर छोड़ दीजिए, हम घर पर से ही दवा करेंगे, घर पर रहेंगे। तो सरकार ने नहीं इस बात को माना। हम आज भी सरकार से यही सवाल करने वाले थे कि हम तो जानते थे कि वो हैं, चोट लगी है, तो हम ये पूछने वाले थे कि भैया सरकार हमको, हमारे पति को हमारे हवाले कर दीजिए पर मेडिकल पेंशन पे, कि उनके साथ जो हुआ ये सरकार की गलती है। हमें मानते हैं एसएसबी की गलती है। अगर उनका नहीं देखभाल कर पा रहे थे तो उनको मेरे हवाले करना चाहिए। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक कलयुगी बेटे की घिनौनी करतूत सामने आई है, जहां इंश्योरेंस के पैसों के लालच के लिए एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। यह पूरी घटना 8 महीने पहले हुई थी और इंश्योरेंस के 70 लाख रुपए के लालच में आकर बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया था। सीसीटीवी के आधार पर कासना पुलिस ने 8 महीने बाद मृतक के बेटे से राज उगलवाया और तब उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हालांकि अपने पिता की हत्या करने के बाद बेटा फूट फूट कर रोया। यह पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र का है। 8 अगस्त 2024 को थाना कासना के जलालपुर के पास रघुनाथपुर जो गैर आबाद गांव है, वहां पे प्रकाश बोधक की अज्ञात बदमाश द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसका कासना पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त संतोष बोधक को गिरफ्तार किया गया, जो वादी मुकदमा और मृतक का पुत्र है। जब इससे पूछताछ की गई तो ये संज्ञान में आया कि इसके पिता ने मकान पे लोन ले रखा था, जिसकी किस्त 27,000 रुपये आ रही थी और वो भरना मुश्किल हो रहा था और घर का खर्चा चलाना भी। इसे पता चला कि पिताजी के 25 लाख के 2 बीमे हैं तथा जो लोन है उस पर भी 60% इंश्योर्ड है। तो इसने प्लान बनाया अपने पिता को मारने का और लोन और इंश्योरेंस के पैसे हड़पने का।
ये पहले घर से हथियार लेके, जो एक चाकू है, घर से ही लेके चला था और जब पिताजी को स्कूटी से उतरकर बाथरूम के लिए जा रहे थे उसी समय इसने गला रेत का हत्या कर दी और अपने ऊपर भी एक छोटा कट लगाया, जिससे लोगों को शक न हो। वहीं उत्तराखंड में एसटीएफ की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की टीम ने साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। एसटीएफ देहरादून में महाराणा प्रताप चौक से म्यांमार साइबर ठगी मामले से ताल्लुक रखने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 10 दिन पहले म्यांमार से 261 भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कराया गया था। विदेश में नौकरी का झांसा देकर जबरन साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर में इनसे काम करवाया गया और 22 लोग इसमें उत्तराखंड के भी शामिल थे। मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि ये दोनों आरोपी फर्जी बैंक अकाउंट बनवाकर म्यांमार में फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे। वहीं हल्द्वानी के चुरगलिया गोलापुर रोड पर 8 महीने बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि ग्रामीण अब धरने पर बैठ गए हैं और उनके धरने के बाद प्रशासन ने सड़क बनाने के लिए पेड़ काटने का काम शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि 8 महीने से प्रशासन कहां सोया था। पिछली आपदा में पुल सहित गौलपुल को जोड़ने वाली चुरगालिया रोड पूरी तरह से बह गई थी। उसके बावजूद भी प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया और अब कुछ महीने बाद फिर से बरसात का सीजन है, तो ऐसे में पूरी सड़क पर ही संकट है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क मार्ग निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। एक कंक्रीट प्लान बनाया, हर बार 25-50 करोड़ रुपया गोला को आहुति देते हैं। 25-50 करोड़ रुपया हर बार ये आहुति चढ़ा रहे हैं। ये एक तरीके से जो है इनके लिए एक वो बन गई है, आपदा में अवसर जिसे कहते हैं, आपदा में अवसर बन गया है। और इसलिए हम तो ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे भी, शासन पे भी, कि वो गोला पार के लोगों को इंसान ही नहीं समझ रहे, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन परमानेंट होना चाहिए था। ये तीसरी बार हो गया है कि गोला जो है, पुल जो है ये कटने। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं किया, ये जो झंझना दे रहे हैं आज, ये हम जानते हैं। ये भी तब जब पिछले 20 दिन बाद हमारा आंदोलन पहले आंदोलन हुआ था, हमने 20 तारीख तक का टाइम दिया था, तब आज सुबह शुरू कर। वहीं पौड़ी में पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों और रफ ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त हो गई है। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उनका चालान काटा गया। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि अब तक जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वाले और रफ ड्राइविंग करने वाले 150 से अधिक लोगों को चालान काटकर और कुछ के वाहन पुलिस के द्वारा सीज भी किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने आम जनता से अपील की और कहा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं। शराब पीकर वाहन चलाने से बड़ी दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस विभाग लगातार रात्रि गश्त कर लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से भी मेरठ जैसी ही एक घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। यहां भी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बहुत ही बेरहमी से अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस मामले का खुलासा किया। 18 मार्च को शाहपुर महाड़ी के पास एक व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी, तब पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव के बारे में जानकारी जुटाया गया और मृतक की पहचान सुखपाल के तौर पर की गई, जो कि थाना पथरी के शीतला खेड़ा शाहपुर गांव का रहने वाला था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब मिली संपत्ति के मामले पर अब भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया।
सीजेआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया और उनसे जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए कहा। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश अनु शिवरामन को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और जस्टिस यशवंत के मामले पर जवाब और अन्य दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।